विद्यार्थियों, मिशन मेरिट के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आप सभी को पता है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है हमारा राजस्थान, इसने आपके सभी पेपर्स के मॉडल सेट्स जारी कर दिए हैं। 2022-23 एग्जाम के लिए नया पैटर्न पूरा लागू किया गया है। बहुत इजी पैटर्न बनाया गया है। इस पैटर्न को मैं आपको समझाने वाला हूं। साथ ही साथ इसमें सारे सॉल्यूशंस देखेंगे, पूरे आंसर्स देखेंगे, विज्ञान के कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे, साइंस के। इससे पहले अगर हम साइंस की बात करें तो यहाँ पर जो कुछ आपको दी गई है इंस्ट्रक्शंस, इसको जरूर पढ़ लें, एक बार आपके काम आएगी। जो चीजें समझानी होगी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन जो आएंगे वो ब्लूप्रिंट, पहले हम बात कर लेते हैं ब्लूप्रिंट की। सभी को मैंने ब्लूप्रिंट बना करके दे दिया था और सबको पीडीएफ मैंने दे दिया है कि आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, और इसकी पीडीएफ की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो सारे पेपर्स आपको मिल जाएंगे। आप देख रहे हैं ये विज्ञान का जो नया पैटर्न आधारित है, इस पर इसने सीधा सीधा बोल दिया है बोर्ड ने कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसका मतलब जो एमसीक्यू होगा, आपका जितने भी एमसीक्यू पूछे जाएंगे वो 18 एमसीक्यू आएंगे आपके। इसमें ऑप्शन रहेंगे, आप बस आपको ऑप्शन केवल टिक करना है। उसके बाद में अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे जिसमें आपके नाम जो है खुद ही लिखने पड़ेंगे, आंसर खुद ही लिखने पड़ेंगे, फिलअप्स आपको खुद ही करने पड़ेंगे। ठीक है, फिलअप्स वगैरह सब आएंगे इसमें। इसके बाद में लघु उत्तरात्मक प्रश्न जो है वो 13 देखने को मिलेंगे। 2 अंकीय प्रश्न जो है 13 प्रश्न आएंगे। इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा, सारे प्रश्न करने होंगे। इसके बाद में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है 4, ये 3 नंबर के रहेंगे और ये भी आपको सारे प्रश्न करने होंगे। इस तरह से आपको 3 प्रश्न जो है निबंधात्मक मिलेंगे। सारे क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करने हैं और किस तरह से लिखना है। उसके बाद में ये 4 आपको प्रति अंक जो है, आपको प्रति प्रश्न 4 अंक यहाँ से मिलेंगे। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो प्रश्नों की संख्या 50 हो जाती है, सब एमसीक्यू, रेगिस्तान वगैरह सब मिला करके। तो इस तरह के है। और बाकी आपके चैप्टर वाइज यहाँ पे नंबर दे रखे हैं कि फर्स्ट चैप्टर कितने मार्क्स का, अंक भार सभी का दे रखे हैं कि फर्स्ट चैप्टर आपको 5 नंबर देगा एग्जाम में, सेकंड चैप्टर 6 मार्क्स, इसी तरह से थर्ड चैप्टर 4 नंबर का आएगा, और फोर्थ चैप्टर जो है आपका कार्बन और इसके यौगिक, वो 6 नंबर का आएगा। तो मैं आपको इंग्लिश प्लस हिंदी वर्जन में इसके सॉल्यूशंस को देने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को। पहला जो प्रश्न है आप देख सकते हैं, आप सभी के पास क्वेश्चन पेपर होगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक अवेलेबल है, उसको डाउनलोड कर लें। सारे विषय मिल जाएंगे एक साथ में, एक ही पीडीएफ है। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है साइंस का, इसे पूछा है मानव में जो फुसफुस यानी कि फेफड़े जो होता है वो किस तंत्र का भाग है। आप जानते हैं अच्छी तरह से कि फेफड़े जो होते हैं, इंग्लिश प्लस हिंदी वर्जन में हम इसको डिस्कस करने वाले। लंग्स इन ह्यूमन बींग्स आर पार्ट ऑफ सिस्टम 4। तो आप जानते हैं लंग्स का काम क्या है, रेस्पिरेशन यानी सांस लेना। तो यहाँ पे स ऑप्शन करेक्ट हो जाए, श्वसन के लिए यानी कि रेस्पिरेशन के लिए। नेक्स्ट जो पार्ट है सेकंड, यहाँ पे आपसे जो पूछा गया उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है इसको ध्यान से समझ लेना हर चीज को, ताकि आपको दिक्कत ना रहे। तो यहाँ पे देखिए सेकंड पार्ट, इसमें पूछा गया निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है। ठीक है, पादप हार्मोन पूछेगा। अमोंग द फॉलोइंग विच इज द प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन की बात हो रही है तो इंसुलिन ह्यूमन हार्मोन है, थायरोक्सिन और एस्ट्रोजन ये सारे के सारे ह्यूमन हार्मोन है। ऑक्सिन जो है ये आपका पादप हार्मोन है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। आराम से अगर आप इस वीडियो को समझते हैं तो जो साइंस में आपकी डिफिकल्टीज है वो काफी कम हो जाएंगी। यहाँ पे देखिए कौन से वैज्ञानिक को अनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। विच साइंटिस्ट इज कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स। सभी को पता है कि मेंडल, जो जॉर्ज मेंडल है, उनको बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। सभी को अच्छी तरह से पता होगा। तो हमारा जो आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे स लिखा है लेकिन ये स यहाँ पे ऑप्शन नहीं होगा। ए बी सी डी इस तरह से है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की तरह, यहाँ पे भी देख सकते हैं ए बी सी डी है, तो यहाँ पर आपका मेंडल हो जाएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है निम्न में से किस रसायन का उपयोग फोटोग्राफी में होता है। विच केमिकल यूज्ड इन फोटोग्राफी। तो सभी को पता होना चाहिए कि सिल्वर ब्रोमाइड जो है इसको यूज किया जाता है फोटोग्राफी में। इसका फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारा AgBr। ध्यान रखना, कभी कभी ऑप्शन में नाम ना लिख करके फॉर्मूला दे देता है, तो इस तरह से एग्जामिनर जो आपको कंफ्यूज करता है। तो आपको अगर सिंबल याद नहीं है तो भी आपको समस्या आ सकती है, तो सिंबल्स को भी अच्छी तरीके से याद करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसी तरह से मैं आपको डिस्कस करता हुआ चल रहा हूँ कि कौन सा चीज कैसे आपको याद करनी है। पांचवा जो प्रश्न है यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसमें पूछा गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा गया। विच इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका राइट आंसर आप अच्छी तरह से जानते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है फॉर्मूला होता है उसका, आप अच्छी तरह से जानते हैं उसको हम क्या बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, और वही आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर होता है आपका CaSO4 हाफ H2O। बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और उसको देखते हैं। ये जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जिसको हम जिप्सम के नाम से भी जानते हैं, ये एक फाइन पाउडर होता है। फाइन मतलब बहुत ही महीन, बारीक बोल सकते हैं, बारीक पाउडर होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का। किसका? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का बारीक पाउडर होता है। जब इसको हम वाटर के साथ में मतलब रिएक्शन करवाते हैं, जब जाके ये हार्ड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सभी के पास क्वेश्चन पेपर होगा तो बहुत ही बेहतरीन होगा, आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। वीडियोस भी देखते रहें, साथ साथ में अपने क्वेश्चन पेपर को उठा लें, ताकि आपको जो चीज समझा रहा हूं वो बेहतरीन समझ में आ पाए, और साथ ही साथ आपका कॉन्सेप्ट भी जो है क्लियर होता रहे। यहाँ पर पूछा गया निम्न में से उत्कृष्ट गैस है। एग्जाम्पल ऑफ नोबल गैस पूछा गया है। सिंपल सा एग्जाम्पल, नोबल गैस कौन सा होता है? तो वो होता है हमारा हीलियम। HE जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा नोबल गैसेस कौन कौन सी होती है हमारी?
एक होती है हमारी नियोन, जिसको हम कैपिटल एन और स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, जिसको नियोन बोला जाता है। इसके अलावा हमारी एक आर्गन होती है जिसको ए आर से डिनोट करते हैं। तो ये सारे याद रखने हैं आपको। अगर नोबल गैस में ये ऑप्शन ना आया तो दूसरा आया तो फिर क्या करोगे। तो ये चीज़ें आपको मैंने इसीलिए कहा था कि वीडियो अगर आप ध्यान से समझ रहे हो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसके अलावा क्रिप्टन भी होता है, के आर से उसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो है नियोन भी होता है आपका, जियोन, जियोन उसको एक्स साइलेंट करके नियोन भी बोलते हैं। दो तरह के जियोन होते हैं, एक नियोन एन ई ओ एन होता है जिसको मैंने अभी आपको बताया, एन ई ओ एन, ये नियोन होता है, ठीक है। और एक जियोन होता है, जेड एक्स ई एन ओ एन, ठीक है। तो जियोन जिनोन होता है, और जिनोन जो है ये आपका, इसका जो फॉर्मूला होता है वो हम लिखते हैं एक्स ई, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। तो ये भी नोबल गैस है। उसके अलावा रेडोन होता है जिसको कैपिटल आर और स्मॉल एन से लिखते हैं, रेडोन भी आपका नोबल गैस है। इसके अलावा एक और होता है जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिजन, ऑर्गेनिजन भी आपका ओ जी से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ओ स्मॉल जी, ऑर्गेनिजन, ये भी आपका नोबल गैस होता है। तो ये सारे नोबल गैसेस जो है मैंने आपको बता दिए, थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे पूछा गया है, किस प्रकाशीय घटना के कारण पानी में रखी रखी छड़ मुड़ी दिखाई देती है। वाई अपेरेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पेंसिल पार्शली इमर्ज इन वाटर। तो हम कहेंगे ये रिफ्रैक्शन के कारण होता है, यानी कि अपवर्तन के कारण होता है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सभी लोग मेहनती, जितने भी बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं अभी इस चैनल से, अभी फर्स्ट टाइम जुड़े हुए हैं, कुछ बच्चे 9th से जुड़े हुए हैं, कुछ बच्चे 8 से भी जुड़े हुए हैं। तो जो बच्चे अगर नए हैं, जिन्होंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे विजिट किया है, अगर वो चीज़ यहाँ पे जो बताई जाती है उनको अगर गाइड करके वो सुनते हैं, समझते हैं, और सारे पेपर्स को सॉल्यूशन जो है मैं दूंगा आपको, अभी जैसे साइंस में आपको दे रहा हूँ, इसके बाद हिंदी देने वाला हूँ, इंग्लिश देने वाला हूँ, सोशल साइंस, संस्कृत, देन मैथ, सारे ये जितने भी सब्जेक्ट हैं आपको मैं कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगा एक एक प्रश्न समझाते हुए। तो उनको अच्छे तरीके से अगर आप पढ़ते हैं तो आपको आपका आधा डाउट तो इन क्वेश्चन पेपर से ही सॉल्व हो जाएगा। तो हम अभी आपको, मैंने अभी अभी दिखाया था कि आपका ब्लूप्रिंट जो बोलता है उसमें एमसीक्यू रहेंगे पहले, तो एमसीक्यू में ऑप्शंस आएंगे, तो वही एमसीक्यू देख रहे हैं, उसके बाद दूसरे जो प्रश्न आएंगे उसको मैं समझा दूंगा आगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, इसमें पूछा गया है, स्वस्थ नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी इन विच पार्ट ऑफ नॉर्मल ह्यूमन आई ए रियल इमेज फॉर्म। तो वो कहां बनता है, वो दृष्टि पटल पे, यानी कि रेटिना पे बनता है, ठीक है। ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक जो है, यानी कि एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, पावर जो होती है हमारी किस में होती है, तो अभी सभी को पता है कि इलेक्ट्रिक पावर जो हम यूज करते हैं उसको वाट। अब वाट को जो है हम बोलते हैं 1 जूल पर सेकंड भी। तो ये जो है हायर क्लास में, जैसे आप अपना ये 10th क्लास बोर्ड पास करेंगे, उसके बाद 11th में अगर आप साइंस लेते हैं तो आपको बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपने 10th तक नहीं पढ़ी थी। 10th के केवल बेसिक्स वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, पूरा का पूरा सिलेबस जो है 11वीं में चेंज मिलेगा आपको, बहुत सारी चीज़ें आपको नई दिखाई देंगी, आपके दिमाग से थोड़ा सा लेवल ऊपर कर दिया जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। तो यहाँ पे पूछा गया आपसे, निम्न में से कौन नवीनीकरण संसाधन है। नवीनीकरण संसाधन का मतलब हो गया है रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी या नवीनीकरण संसाधन वो संसाधन होते हैं जो कभी भी हमारे उपयोग से ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, यानी कि ज़्यादा वो हमारे पास अवेलेबल है, हम चाहे कितना भी उपयोग करें वो हमसे हमेशा ज़्यादा ही रहेंगे। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे, कोयला बहुत कम है, जानते हो कोयला की सप्लाई अभी अभी कई राज्यों में कोयले की वजह से क्या हुआ था, बिजली कटौती हुई थी। प्राकृतिक गैस भी हम प्रकृति के द्वारा बनाते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी टाइम लगता है और ये भी रिन्यूएबल नहीं है। पेट्रोल आप जानते हैं, ये भी पेट्रोल की कमी हमारे देश में ही नहीं है। आप सोच सकते हैं पेट्रोल बचा। सौर ऊर्जा, यानी कि सूर्य की रोशनी, वो सबसे नवीनीकरण जो संसाधन में यहाँ पर सबसे उपयुक्त ऑप्शन में रहेगा, सोलर एनर्जी। इसके अलावा अगर विंड एनर्जी होता तो भी हमारा राइट आंसर होता। उसके अलावा आपका टिडल एनर्जी होता है जिसको हम बोल सकते हैं पवन ऊर्जा या फिर ज्वारीय ऊर्जा, ये भी हमारे जो है सारे के सारे नवीनीकरण संसाधन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो निर्माण, जब आहार श्रृंखला की बात करते हैं, यहाँ पे बोल रहा है कि फॉलोइंग कंस्टिट्यूट ए फूड चेन। फूड चेन जो है वो कौन बना रहा है इन ऑप्शंस में से। देखो, जो भी चीज़ है, हमें फूड चेन का मतलब ये समझना है कि एक पहला चैन दूसरे के ऊपर डिपेंड होगा, दूसरा आदमी तीसरे के ऊपर डिपेंड होगा, इस तरह से चैन बनती है। देखो, घास, गेहूं और आम, उससे कोई लेना देना नहीं, घास से गेहूं का, गेहूं से आम का कोई लेना देना नहीं है, फूड चैन नहीं बन सकता, पहला ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरे, यहाँ पे स देख लेते हैं, बकरी, गाय और हाथी। बकरी, गाय, बकरी और गाय का कोई लेना देना नहीं है, और गाय से हाथी का भी लेना देना नहीं है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन ये गलत हो गया। घास, मछली तथा बकरी। देखो, घास और बकरी में संबंध तो समझ में आता है, लेकिन मछली का इन दोनों से कोई संबंध नहीं आता है, मछली जो है पानी में रहती है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब आते हैं हम लास्ट सही ऑप्शन पे, घास, बकरी और मानव। अब देखिए, घास, बकरी और मानव किस तरह से आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। घास जो है, इस घास को बकरी खा जाती है, डिपेंडेंट हो गए एक दूसरे पे, और इसी तरह से ये जो बकरी है इस घास को खा गई, तो इस बकरी को जो है मानव खा जाते हैं, ठीक है। तो ये फूड चेन का निर्माण कर रही है, यानी कि एक आहार श्रृंखला बन रहा है यहाँ पे। तो हमारा बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ग्रास, गोट एंड ह्यूमन, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 12 नंबर, ये आपका यूपी बोर्ड से उठाया गया क्वेश्चन है।
12वां जो क्वेश्चन है, टिहरी बांध बना है। टिहरी बांध जो है ये गंगा नदी पे बना हुआ है, ठीक है, गंगा नदी पे बना हुआ है। थोड़ा सा ध्यान रखना आपको एक चीज, टिहरी डैम इज बिल्ट ऑन गंगा रिवर, ठीक है। और गंगा रिवर पे तो चलो ये बना हुआ है, लेकिन एक चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है कि जो आपका टिहरी बांध है ये आपके गंगा रिवर पे कहाँ से उद्गम होता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये उत्तराखंड से जो है इसका उद्गम स्थल है, ठीक है, तो ये भी पता होगा आपको। नेक्स्ट पार्ट जो है उसकी बात कर लेते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे कितने क्वेश्चन कर लिए, 12 क्वेश्चन कर लिए, जो कि बताया गया था ब्लूप्रिंट में कि एमसीक्यू आपको 12 देखने को मिलेंगे एग्जाम पेपर में, तो आप 12 एमसीक्यू टिक करेंगे तो 12 नंबर यहाँ से आपको मिल गए, ठीक है, समझ में आ गया आपको। 12 नंबर आसानी से आप ले सकते हैं। ऑप्शन जब आपके पास हो तो चांसेस कम होते हैं गलती करने के, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, जो चीजें मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ उसको समझ लेना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। अब यहाँ पे फिलप्स आएंगे, तो फिलप्स भी आपको इस तरह से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें फिलप्स कितने मिलेंगे, फिलप्स आपको केवल केवल और केवल मात्र यहाँ पर देख रहे हो आप 1 2 और 3, तो 3 फिलप्स ही आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर हुआ ये बात, ये ध्यान रखना, 3 फिलप्स ही आपको देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे देख सकते हैं, कार्बन कार्बन एकल बंध युक्त यौगिक खाली स्थान कहलाते हैं, तो इनको हम एल्केन भी कहते हैं या संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स भी बोलते हैं, ठीक है। कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड एल्केन्स और सेचुरेटेड कंपाउंड्स, ठीक है। तो आप दोनों में से अगर कोई भी ऑप्शन डाल देते हो तो एग्जामिनर गलत नहीं कर सकता है, दोनों ही आंसर बिल्कुल राइट ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू दिस फिलअप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, परमाणु के किसी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या ज्ञात करने का सूत्र जो है आपको बताना है, तो 2n की पावर 2 होती है, यानी कि 2n स्क्वायर आप बोल सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाउंड इन सेल ऑफ एटम डिपेंड ऑन द फॉर्मूला 2n स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से आप आंसर इसका लिख देंगे। नेक्स्ट जो पार्ट है यहाँ पे देखिए, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। इसको हम सिनेप्टिक दरार के नाम से भी जानते हैं, तो आप सिनेप्टिक दरार लिखते हो तो भी आंसर सही है, सिनेप्स लिखते हो तो भी सही है, ठीक है। और द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड सिनेप्स, ठीक है। ये सिनेप्स जो है ये न्यूरॉन में पाया जाता है। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, उसको आपने देखा होगा, अदरवाइज कोई बात नहीं, आप बाद में भी उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अब 4th नंबर देखिए, 3 हम जैसे फिलप्स आएंगे तो इस तरह से 3 फिलप्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिलप्स में आपको अपने हिसाब से ऑप्शंस जो है भरने होंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। ये चीज याद रखनी है, जो मॉडल पेपर बता रहा है ये ऐसा ही प्रश्न पत्र आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ये चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हुए चौथा प्रश्न देखिए, ए और बी के नाम लिखने हैं। ए और बी क्या है यहाँ पर, तो अच्छी तरह से पता है कि ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर। ये दोनों ही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ये कौन यूज करता है, तो कार्बन डाई आप जानते हो कौन यूज करता है, पौधे, पेड़ पौधे, और वाटर भी पेड़ पौधे यूज करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन हम कार्बन डाइऑक्साइड यूज नहीं करते, हम एक्सेल करते हैं, मतलब छोड़ते हैं, यूज नहीं करते। तो यहां पर जब ये दोनों हैं 6CO2 यानी 6 कार्बन डाइऑक्साइड मिल करके 12 आपके वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, देन जो है आप यहां पर देखेंगे कि आपको यहां पर ग्लूकोज फॉर्म होता हुआ मिलेगा। तो ये यहां पर जो ए ऑप्शन पूछा है वो ए ऑप्शन है, सूर्य का प्रकाश या सनलाइट या लाइट भी आप बोल सकते हो। और बी ऑप्शन जो है आप चाहें तो ए ऑप्शन को सूर्य प्रकाश नीचे या क्लोरोफिल को ऊपर नीचे कर सकते हो, ऐसा कोई रटने वाली बात नहीं है कि ए में मैंने सूर्य प्रकाश लिखा है तो आप भी ए को सूर्य प्रकाश ही मानो, आप बी को सूर्य प्रकाश मानो, कोई दिक्कत नहीं। उसने बोला ए या बी के नाम बताइए बस, तो यहाँ पे क्लोरोफिल जो है दूसरा हमारा जो है यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ए और बी के जगह हमें ये नाम लिख देना है, ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट पार्ट, अभी हम 1 नंबर के क्वेश्चन ही देख रहे हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, देखिए यहां पर दिया गया है उपरोक्त चित्र के प्रतीक चिन्ह खाली स्थान अवयव के लिए प्रयुक्त होता है, तो किसके लिए, इसको हम सेल बोलते हैं, बैटरी नहीं बोलते हैं, ये चीज ध्यान रखना। इसको क्या बोलते हैं, हम सेल बोलते हैं। यहाँ पे मैंने एक ही जगह सेल इंग्लिश में और हिंदी में लिख दिया। देखो बैटरी जो होगा उसमें कनेक्शन जो होगा वो उसमें एक ही कंपाउंड जो है, सेल जो है एक ही प्लस और एक ही माइनस के कंपोजिशन को हम सेल बोलते हैं, ठीक है, जिसमें एक प्लस और एक माइनस से जुड़े हुए इस तरह के सिंबल को हम सेल बोलते हैं। लेकिन यही सिंबल बहुत सारे बैटरी यानी कि बहुत सारे सेल लग जाए तो वो बैटरी हो जाता है। जैसे सपोज करिए प्लस है, ठीक है, इसके बाद मैंने माइनस लगाया, माइनस के बाद क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, फिर आ जाएगा माइनस। अब यहाँ पे मैं सपोज ये खींच दूं तो यहाँ पे प्लस था, ये माइनस है, और माइनस के बाद यहाँ पे प्लस आया, तो इसके बाद में एक और माइनस आएगा। जितने प्लस होंगे उतने ही माइनस होंगे, या जितने माइनस होंगे उतने प्लस होंगे। अब इस तरह से आप ये तरह का सिंबल देख रहे हो, तो ये जो अब सिंबल दिखाई दे रहा है इसमें एक से ज्यादा प्लस और एक से ज्यादा माइनस है, इसका मतलब ये सेल ना होकर के ये बन गई आपकी बैटरी, ठीक है, आपकी बैटरी बन गई, ठीक है। अब देखो अगर ये सिंबल और भी ज्यादा आप बड़ा करो तो और भी बड़ा बन सकता है, ये प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, और इस तरह से। तो आप देख सकते हो ये भी आपका बैटरी बन गई है, ठीक है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो पार्ट है उसकी बात करते हैं। तो सिंबल आपको समझ में आ गया होगा, सिंबल्स अच्छे तरह से याद कर लेना, जितने भी आपके बुक में अच्छे तरीके से इस चैप्टर के सिंबल्स को याद करना है आपको। नेक्स्ट जो पार्ट है यहाँ पे पूछा गया है, विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को खाली स्थान ऊर्जा में बदलती है। तो देखो विद्युत जनित्र जो है वो जानते हो, यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। तो यही पूछा है, एन इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, अवक्षेपण अभिक्रिया से क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाई प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। देखो
जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, यानी कि जो अभिक्रियाएं आपस में अभिक्रिया हो रही है और वहां पे कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है, तो उसे ही हम व्हाइट पाउडर हो, ब्लू पाउडर हो, ग्रीन पाउडर, पाउडर जैसा कुछ फॉर्म मिल रहा है, या फिर कोई भी चीज सॉलिड सी बन रही है उसमें, तो वही चीज अवक्षेप होता है जो हमें दिखाई देता है। तो जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे ही अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। 1 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको 1 नंबर के हिसाब से आंसर देंगे, जो 2 नंबर का होगा उसको 2 नंबर का 3 हिसाब से, जिस हिसाब से मैं यहाँ पे आंसर दूंगा उसी हिसाब से आपको लिखना है। द रिएक्शन इन विच दो प्रिसिपिटेट इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड ए प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया सिंपल। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदासीन विलयन के पीएच का मान लिखो। तो उदासीन विलयन यानी कि न्यूट्रल जो सॉल्यूशन होता है उसका पीएच मान हमेशा सदा 7 होता है। ठीक है, उदासीन विलयन भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया मिश्र धातु के 2 उदाहरण लिखो। तो मिश्र धातु में आपका चांदा और जस्ता बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, आप इनके एग्जाम्पल लिख सकते हैं। कभी कभी एग्जाम्पल की जगह आपसे सीधा सीधा इसकी डेफिनेशन पूछ लेगा, मिश्र धातु क्या होते हैं। ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू मेथेन कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। अभी यहाँ पर जो बोल रहा है ड्रॉ इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। अब मीथेन का फॉर्मूला अगर पता है तो ही आप डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो। तो हमने जैसे सपोज करो CH4, ये है आपका मीथेन का फॉर्मूला। अगर आपको ये फॉर्मूला याद था तो आप ये स्ट्रक्चर बना सकते हो। कार्बन के साथ में 4 जो है हाइड्रोजन जोड़ देने हैं, बस ये सिंपल सा फंडा हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका मीथेन का संरचना, तो हमने यहाँ पे बना दिया है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मेंडलीव की आवर्त सारणी की कोई एक कमी लिखनी है। तो इसमें क्या है कि लिमिटेशन बतानी है आपको मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की। तो यहाँ पर क्या होता है, किसी तत्व के समस्थानिकों को अलग से कोई स्थान नहीं दिया गया था। किसी भी तत्व का जो समस्थानिक है उसके लिए कोई भी पोजीशन जो है वो नहीं दी गई थी, यानी कि देयर इज नो सेपरेट पोजीशन गिवन टू द आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो गया हिंदी और इंग्लिश में। अगर आप दूसरा लिखना चाहते हैं तो हाइड्रोजन का भी जो इसमें अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया था, हाइड्रोजन का भी इसमें एक्सप्लेनेशन सही तरीके से नहीं किया गया, ये भी एक कमी है। तो आप कमियों की कमी मतलब है, कम नहीं है, बहुत सारी है, लेकिन हमें जितने लिखना है उतने ही लिखेंगे। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। शरीर का संतुलन मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है, तो उसको हम बोलते हैं अनुमस्तिष्क। ठीक है, इंग्लिश में अगर हम बात करें तो यहाँ पर पूछ रहा है विच पार्ट ऑफ ब्रेन मेंटेन बैलेंसिंग ऑफ बॉडी, तो उसको बोलते हैं सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम इसका नाम है, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर में पाए जाने वाले लैंगिक हार्मोनों के नाम आपको बताना है। तो नर की बात हो रहा है, मादा की बात नहीं हो रहा है। मादा में एस्ट्रोजन होता है और ह्यूमन में जो होता है मेल सेक्स हार्मोन जिसको बोलते हैं वो होता है हमारा टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, हमारी दाढ़ी मूंछ जो आती हैं ये सारे के सारे जो है टेस्टोस्टेरोन की बदौलत है। और उसके अलावा जो भी आपके यौनिक जितना भी आप कहते हैं कि एडल्ट होते हैं तो उसमें भी टेस्टोस्टेरोन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर जो आपका 8वां प्रश्न, विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर का कार्य बताना है। तो देखो आपको बताना है कि वोल्ट मीटर जो है इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या वर्क करता है, किस लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर सीधा सीधा इसको विभवांतर या वोल्टेज मापने के लिए यूज किया जाता है। मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बोले या वोल्टेज बोले एक ही चीज है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया कि विभवांतर या वोल्टेज मापने के काम आता है, ये हमने कार्य बता दिया। आप यहाँ लिख सकते हो मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबक के क्षेत्र रेखाओं का चित्र बनाइए। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए मैग्नेट बार आपको बनानी है। तो इस तरह का छड़ चुंबक आप देख रहे हैं, तो इस तरह का आपको छड़ चुंबक जो है आपको बना देना है। ये बार मैग्नेट है, तो यही बार मैग्नेट आपको बना देना है जिसमें आपका साउथ और नॉर्थ पोल जो है वो होगा, उत्तरी और जो है आपका साउथ और नॉर्थ, यानी कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होगा। और जो आपका उत्तरी ध्रुव होगा यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में आकर के पहुंचती हैं। ठीक है, यानी कि ट्रैवल जो करती हैं ये आपके नॉर्थ टू साउथ करती हैं, इस तरह से ट्रैवल करती हैं। अब ये मैग्नेट के अंदर ही अंदर ट्रैवल करके साउथ से नॉर्थ के अंदर चली जाती है, फिर नॉर्थ से निकल के फिर से आपको ट्रैवल करती हुई दिखाई देंगी। तो इस तरह से ये चेन कंप्लीट चलता रहता है। एक बच्चे ने मेरे को कमेंट करके पूछा था कि सर नॉर्थ से निकल के साउथ में जाती है तो ये नॉर्थ से निकलती क्यों रहती है। तो ये रीजन मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि ये जो यहाँ से निकल के नॉर्थ से साउथ को ट्रैवल करके गई तो साउथ पे रुकी नहीं है, वो साउथ से वापस ट्रैवल करते हुए इनसाइड द मैग्नेट नॉर्थ पोल पर पहुंच जाती है, उत्तरी ध्रुव पे पहुंच जाती है। ठीक है, इस वजह से इस तरह का जो है आपको चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं देखने को मिलती है। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है जीवाश्म ईंधन के 2 उदाहरण लिखने हैं। तो आपका पेट्रोलियम जो है जीवाश्म ईंधन है, उसके अलावा कोयला है, नेचुरल गैसेज है, ये सारे के सारे आपके जीवाश्म ईंधन यानी कि फॉसिल फ्यूल्स के एग्जांपल हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन देखिए, ओजोन परत का एक लाभ लिखो। तो ओजोन परत सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज तो एक ही हमें पता है और उसे ही हमें लिखना है, ये सूर्य के प्रकाश की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ठीक है ना, इस ओजोन परत का क्या काम है, जो सूर्य में पराबैंगनी जिसको अल्ट्रा यूवी रेज बोलते हैं, जिसकी वजह से जो है बहुत सारी तकलीफें होती हैं। ठीक है, कैंसर कॉज करता है, बहुत सारे रीजन, बहुत मतलब इसके नुकसान है। तो इस रेज को आने से रोकता है हमारा ओजोन परत, जो कि अभी रिकवर हुआ था कोरोना काल में जब सारी इंडस्ट्रीज बनती। तो गिव एन एडवांटेज ऑफ ओजोन लेयर, तो इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रा वॉयलेट रेडिएशन ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट जो है 12वां क्वेश्चन, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किस दिशा को दर्शाता है। इन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल
थंब इंडिकेट्स विच डायरेक्शन, तो थंब क्या इंडिकेट करता है, तो हम कह सकते हैं थंब जो है हमारा वो जो है मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को हमें दिखाता है। तो क्या कह सकते हैं, फोर्स की डायरेक्शन को दिखाता है, यानी कि हमारा जो है गति जो है चुंबकीय क्षेत्र की गति की दिशा जो है ये बताता है। ठीक है, तो ये मोशन या फिर हम बोल सकते हैं सीधा सीधा आप बोल सकती है कि मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बताता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मैंने डायग्राम इसलिए दिया कि 3D में आप डायग्राम समझ सको कि एन और नॉर्थ और साउथ पोल जो है आपको इस तरह से दिया गया है। तो आपका जो है हाथ की दिशा में ये मोशन आपको दिखाता है, जिसमें गति बोल सकते हो, या फोर्स का डायरेक्शन दिखाता है। मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन जो है ऊपर की तरफ दिखाएगा, तो आपका ऊपर की तरफ अंगूठा है। अगर आप इस तरह की बात करो तो ये तो है आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, लाइन ऑफ फ्लक्स दिखाता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ रहेगी। मैग्नेटिक फोर्स और फील्ड, ध्यान रखना थोड़ा सा, फील्ड की बात इधर कर रहे हैं, क्षेत्र की बात इधर हो रही है, क्षेत्र की डायरेक्शन इस तरह से। तो कौन सा है, मिडिल वाला आपका जो मध्यमा है वो दिखाता है फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, इसके बाद जो आपका बचा हुआ एक उंगली जिसको हम बोलते हैं ये करंट की दिशा, यानी तीसरी जो उंगली है ये आप इस तरह से मोड़ते हो, देखो इस डायरेक्शन में, आपको समझ में आ रहा होगा, तो इसको डायरेक्शन ऑफ करंट बोलते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान होना चाहिए, लेफ्ट और राइट दोनों के अच्छे तरीके से। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पर जो है अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। यहाँ पे हमारा ये खत्म हो गया, समझ गए, आपके 12 क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिए इसने, जो कि आपके थे एक एक नंबर के। ठीक है, और 12 ऊपर पूछ लिए एक एक नंबर के। तो इस तरह से आपको यहाँ पे 24 क्वेश्चन जो है एक एक नंबर को देखने के मिल गए। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जिसमें हम देखेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि रहेगा 13वां नंबर। तो यहाँ पे देखो 13 नंबर की बात, सॉरी खंड बी की बात करते हैं। ठीक है, खंड बी में आप देखते हैं क्या है इसमें क्वेश्चन और क्या रहेंगे उसके आंसर। तो इस सेक्शन में जो आपका पेपर है वो 2 अंक के जो प्रश्न हैं वो रहेंगे। तो इसमें कम से कम आपको 13 के लगभग प्रश्न देखने को मिलेंगे। 2 अंक के कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा, सारे प्रश्न आपको लिख के करने होंगे। इससे पहले के जो प्रश्न थे वो सारे 1 अंक के। ठीक है, तो ये गलती से बाई मिस्टेक रह गया है, ये यहाँ पे नहीं है, आप इसको देखना भूल जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बाई मिस्टेक रह गया, क्वेश्चन का आंसर लिखते समय इसको नहीं मिटाया। अब देखिए 12 पहले एमसीक्यू और 12 उसके बाद एक एक नंबर के जो लिखने होते हैं प्रश्न के आंसर वो आ गए। ठीक है, 12 दूनी 24 नंबर आपके यहाँ से हो गए, और यहाँ पे आपको 13 दूनी 26 नंबर तो यहाँ से देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं हम अगले 2 अंक की 13 प्रश्न 2 अंक के और उनके आंसर्स अच्छी तरह से। पहला क्वेश्चन जो है, लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके बताइए, स्टेट 2 वेज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। तो लोहे को जंग लगने से रोकने के 2 तरीके हैं, एक है तेल लगाना, या बोल सकते हैं हम ग्रीस लगाना, या पेंट लगाना। ठीक है, और इसमें हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि 2 नंबर है तो 2 नंबर में केवल ये तो लिख देंगे कि भाई ये तरीके हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें तो उसमें क्या होता है, एग्जामिनर को एकदम समय नहीं मिलेगा कि आपके लिए वो सोचे कि नंबर काटूं। ठीक है, तो तेल ग्रीस पेंट लगाने से सतह पर जलरोधी कोटिंग हो जाती है और नमी और ऑक्सीजन लोहे की वस्तु के सीधे संपर्क में नहीं आ सकती, बस इसी वजह से जंग नहीं लगता है। तो 2 ways to prevent the rusting of iron are oiling, greasing और painting. By applying oil, grease or paint, the surface get a waterproof coating and the moisture and oxygen cannot come into direct contact with the आयरन आर्टिकल या आयरन पीस। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं इसका आंसर। क्लियर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कार्बन के 2 अपरूपों के नाम लिखने। आप देखो यहाँ पे 2 अपरूप लिखा है, तो 2 नंबर में ये छोटा सा क्वेश्चन पूछा है, अब इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि नाम ही पूछा है। ठीक है, और दोनों ही हम नाम लिख देंगे, एक होता है आपका डायमंड और दूसरा होता है ग्रेफाइट, जिसको हम एलोट्रोप्स बोलते हैं। ठीक है, तो एलोट्रोप्स जो है कार्बन के वो आपके हीरा और ग्रेफाइट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मिसेल की संरचना का चित्र बनाना है। तो इस तरह से मिसेल की संरचना आप बता देंगे, बीच में जो है आपका मैल है, आप जो देख रहे हैं। ठीक है, ऑयल पार्टिकल, ऑयल ड्रॉपलेट बोल सकते हैं, तेल की बूंद बोल सकते हैं इसको, और बाकी जो है आपके बाहर जो है वो सारे के सारे Na+ हैं। ठीक है, ये तो यहाँ पे 2-3 जगह आप Na+ कहीं भी आप दिखा देना, ये तो क्लियर हो गया। इसके अलावा कोई भी एक पूंछ उठा लो और उसका हेड उठा लो, ये सिर और इसकी पूंछ उठा लो, और यहाँ पे आप अलग से बना दो। ये जो बनाया गया है देख रहे हो आप, इसी में से काटा हुआ हिस्सा है। इसको जो इसका सिर है, ये वाला पार्ट जो है जिसको मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, ये पार्ट जो है इसको ध्रुवीय भाग बोलते हैं, या फिर बोलते हैं हाइड्रोफिलिक एंड। ठीक है, और जो इसकी पूंछ वाली जो टैल दिखाई दे रही है आपको जिगजैग सी आपके ब्रश की तरह, तो ये जो है हाइड्रोफोबिक एंड है, ये फिलिक है, ये फॉबिक है, तो ये इसको हाइड्रोफोबिक एंड बोलते हैं या अध्रुवीय भाग बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ये आपका सोप मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, साबुन का एक कण जो है वो जो है कैसा होता है, और ये जो है मैल के साथ में जो है रिएक्ट करके उसको निष्क्रिय करता है, न्यूट्रल करने की कोशिश करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चित्र बहुत अच्छे तरीके से साफ बनाना, आपके नंबर नहीं कटेंगे। 7वां जो प्रश्न है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्यों घटती है? द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल वाई। तो आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या बाएं से दाएं बढ़ने पर कम होती है, यानी कि बाएं से दाएं जाने पर कम होती है। परमाणु त्रिज्या में कमी परमाणु आवेश में, परमाणु के चार्ज में, जिसको आवेश को क्या बोलते हैं हम, चार्ज बोलते हैं, जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका मात्रा कूलम्ब होता है। ठीक है, तो आवेश जो है ना, तो परमाणु आवेश में क्या होता है, वृद्धि होती है, उसके चार्ज में वृद्धि होती है, यानी कि इसको इसके अंदर जो है करंट एक तरह से दौड़ता है, बहुत चार्ज हो जाता है। चार्ज का मतलब आप देखना, कंघी सुबह करते हो तो आपके बाल में चार्ज होने के बाद में आप पेपर का टुकड़ा चिपका के, छोटे छोटे जब बच्चे थे आप लोग तो आपने ये कारनामा जरूर किया होगा, पेपर फाड़ के और कंघी में चिपका के देखा होगा, तो चार्ज हो जाता है। तो वो चार्ज हो गया तो
इसमें आवेश की वृद्धि होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है ना, इनके नाभिक के करीब पहुंच जाते हैं, ठीक है। नाभिक के यानी कि देखो सपोज करो ये कोई है और यहाँ पर ये कोई पार्ट है, ठीक है, परमाणु त्रिज्या में कमी आएगी, तो ये क्या है कि यहाँ पे बाहर पार्ट है, ठीक है, ये बाहर है और इसकी त्रिज्या मान लीजिए ये है, इसको आर बोल दिया हमने त्रिज्या। तो ये किसी का भी जो आप बोल सकते हैं परमाणु की त्रिज्या है ना, ये इस तरह से है। लेकिन जब हम कहाँ से जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जब पीरियोडिक टेबल में जाते हैं, तो जो जो एलिमेंट हैं उनकी उनके जो चार्ज है ना, वो ये बहुत ज्यादा चार्ज हो जाते हैं, और ये चार्ज होने की वजह से जो रेडियस के ये रेडियस है ना, इस रेडियस यानी कि ये सेंटर जो है ना, इस सेंटर के पास मूव करते हैं। अब जब ये सेंटर के पास मूव करेंगे तो ये सिकुड़ करके गोला छोटा हो जाता है, यानी कि रेडियस क्या हो गई, कम हो गई, घट गई। यही बोल रहे हैं ना इसमें कि जब हम बढ़ते हैं तो कम होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वही चीज समझाई गई, परमाणु आवेश में वृद्धि के कारण होती है, जो इलेक्ट्रॉनों के परमाणु के नाभिक के करीब खींचते हैं और एक परमाणु के आकार को कम कर देते हैं। तो ये आकार जब बड़ा था, तो जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो ये आकार और छोटा हो जाएगा, फिर एलिमेंट का दूसरा आकार और छोटा हो जाएगा, फिर तीसरा, ऐसे तरह बढ़ते जाएंगे। तो द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल। द decrease in atomic radius is due to the increase in nuclear charge which pulls the electrons closer to the nucleus of the atom and reduces the size of an atom। क्लियर हुआ? ये हिंदी और इंग्लिश में समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। और दोनों चीजें थोड़ा पढ़ने की कोशिश डालिए, आने वाले समय में जो भी आप क्लास करेंगे तो आपकी हिंदी भी अच्छी होनी चाहिए, साथ ही साथ इंग्लिश भी समझ में आनी चाहिए। दोनों चीजें अगर आपको समझ में आती है तो बहुत अच्छे खिलाड़ी बन सकते हो आप, लिखने में आसानी होती है, एग्जाम देने में आसानी होती है। एक ही चीज अगर आपने है तो आप रटते हो, क्योंकि अभी सपोज करिए कि एटम बोल दिया, तो अब एटम एटम क्या होता है, परमाणु होता है, तो हम परमाणु बोलेंगे। परमाणु और एटम थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए, एक दो चीजें है जो हमें पता होना चाहिए। आठवां प्रश्न है, अमाशय में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम और कार्य भी आपको लिखना है। तो अमाशय में जो है प्रोटीज, जिसमें हम पेप्सिन जैसे कि प्रोटीन पाचक एंजाइम जिसको बोलते हैं, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है मुक्त होता है या पाया जाता है, जो जीवाणुओं को मारते या रोकते हैं और प्रोटीजों को काम करने के लिए अम्लीय पीएच यानी कि एसिडिक पीएच जो है उपलब्ध कराते हैं, कम पीएच उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। द स्टोमक रिलीजेस क्या है आपका, प्रोटीज, ठीक है। प्रोटीज यानी कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम सच एज पेप्सिन, पेप्सिन की तरह जो है ये रिलीज करता है प्रोटीज, और जो है एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl रिलीज करता है, विच किल्स और इनहिबिट बैक्टीरिया एंड प्रोवाइड एन एसिडिक पीएच फॉर द प्रोटीज टू वर्क, ठीक है। उनको एसिडिक पीएच जो है वो प्रदान करता है ताकि वो उस पर काम करते रहें। जो हमारे मतलब हम जैसे खाना वाना खाते हैं तो सब कुछ जो जाता है अंदर, तो उनको ये यहाँ पर जो है मारा जाता है, ठीक है। हमारे साथ बैक्टीरिया वगैरह जाते हैं, तो कैसे मरते होंगे, वो इसी कारण से मरते हैं, ठीक है। अगला जो पार्ट है इसमें पूछा गया प्लेसेंटा किसे कहते हैं और इसका कार्य क्या है। प्लेसेंटा जो है एक तरह से बोल सकते हैं जहां पे शिशु का वास होता है, जब बच्चा जब तक जन्म नहीं लेता, तो उस जगह को हम प्लेसेंटा कहते हैं। तो मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच संबंध स्थापित करने वाले उत्तक को प्लेसेंटा कहते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया प्लेसेंटा किसे कहते हैं। यानी कि अगर मैं इसको इंग्लिश में बोल दूं, द टिश्यू दैट एस्टैब्लिश द कनेक्शन बिटवीन द फीमेल एंड द फीटस इज कॉल्ड प्लेसेंटा। ओके, नेक्स्ट पार्ट है इसका कार्य बताइए। तो देखिए इसके दो प्रमुख कार्य हैं, हमें देखो 2 नंबर के हिसाब से हमें बताना है, ठीक है, ज्यादा नहीं लिखना। तो यहाँ पे प्लेसेंटा के कार्य में हम पहला बताएंगे, मादा के शरीर से प्लेसेंटा के द्वारा रक्त एवं भोजन पदार्थ जो है गर्भस्थ शिशु यानी जो फीटस है उस तक पहुंचाया जाता है, और जो बच्चे ने खा लिया तो वो क्या करेगा, मल भी करेगा यानी कि त्यागेगा भी। यानी कि दूसरा जो कार्य है इसी प्लेसेंटा का, गर्भस्थ शिशु द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थ प्लेसेंटा के द्वारा गर्भाशय से बाहर निकाला जाता है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है, फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा फ्रॉम द बॉडी ऑफ द फीमेल, द प्लेसेंटा कैरीज ब्लड एंड फूड टू फीटस, एंड सेकंड जो हम बता सकते हैं, द वेस्ट मटेरियल एक्सर्टेड बाय द फीटस कम्स आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू द प्लेसेंटा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। तो पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का चित्र आपको बनाना है, आपकी मर्जी है, आप दोनों चित्र में से कोई भी चूज कर सकते हैं। नाम आपको सभी को बता रखा है, यहाँ पे देखोगे जो जो चीजें आपको समझ में आ जाएगी। इसमें कुछ ऐसी चीजें नहीं है जिसको मैं समझाऊं आपको। तो लेवल डायग्राम बनाना है लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ ए फ्लावर का, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट जो है आपका 11th क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का सूत्र लिखना है और मात्रक लिखना है। सूत्र होता है P, पावर जो होता है वो क्षमता होती है, ठीक है। पावर ऑफ लेंस की बात कर रहे हैं, फॉर्मूला यूनिट पूछा गया है। सबसे पहले पावर की बात करूं तो फॉर्मूला जो इसका होता है 1/f होता है, P इक्वल्स टू 1/f, जो कि होता है हमारा मीटर में, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये जो वैल्यू हमेशा होती है मीटर में होती है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे इसलिए ब्रैकेट में मीटर लिखा हुआ है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक, जिसको जो ये हमारे पास आंसर आता है वो आता है डायप्टर में, जिसको कैपिटल D से डिनोट करते हैं। तो इसका मात्रक जो है डायप्टर है, ठीक है। यहाँ पर हमने डायप्टर जो है इसको लिख दिया है, द SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ द लेंस इज डायप्टर। नेक्स्ट पार्ट की बात करें,
किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? कोई भी दो पूछ रहा है, हमें जो पता है लिख दिया हमने ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो। किसी चालक का प्रतिरोध जो है चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक की लंबाई पर, चालक के तापमान पर और उसकी प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी पर जो है निर्भर करता है। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर एंड द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। नेक्स्ट पार्ट जो है आपका 13 नंबर, विद्युत परिपथ तथा, यहाँ पर साथियों नहीं उपकरणों में सामान्यतः उपयोग होने वाले दो सुरक्षा उपाय लिखिए। यहाँ पे क्या है साथियां, यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे उपकरण लिख लेना आप, उपकरणों, ठीक है, उपकरणों में, बाकी तो लिखा हुआ है। नेम द टू सेफ्टी मेजर्स कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड अप्लायंसेस। देखो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है अप्लायंसेस, ठीक है, तो यहाँ पर उपकरण हो जाएंगे। तो विद्युत फ्यूज और दूसरा भू संपर्क जिसको हम बोलते हैं अर्थिंग, दो सुरक्षा उपाय हैं जो आमतौर पर विद्युत परिपथ और उपकरणों में उपयोग किए जाते हैं। आपने कभी अपने घर में अगर वायरिंग देखी है, कभी किसी ने देखी हो, या फिर किसी भी आपने कभी गीजर का या फिर आप पानी गर्म करते हो उसके रॉड का, या कोई भी ऐसा हीटिंग वाला सामान जो मतलब काफ़ी कह सकते हैं हम वोल्टेज लेता हो, आपका टीवी हो, इवन आपका एसी हो, तो अगर उसके तार को काटा हो या कोई ऐसा तार आपने देखा हो जिसको काटते हो, उसमें तीन तार निकलते हैं, एक होता है आपका रेड, एक होता है आपका ब्लैक और एक होता है आपका ग्रीन, ठीक है, आरबीजी बोलते हैं इसको। ये हमेशा आप जिंदगी में रखोगे, ऐसा ही रहता है ये। तो रेड ब्लैक एंड ग्रीन होता है। तो रेड जो है वो प्लस का साइन का हमारा होता है, और जो ये ब्लैक जो होता है ये नेगेटिव साइन होता है, और ये जी होता है ना जो, इसको हम बोलते हैं ग्राउंड यानी अर्थिंग। तो इसका साइन कुछ इस तरह से हम देते हैं, ठीक है, इस तरह से अर्थ। तो ये वाला जो ग्रीन है ना, ये काम हर जगह आपको देखने को ग्रीन तार जरूर मिलेगा। अगर कोई भी स्टैंडर्ड चीज है तो उसमें ग्रीन तार है। रेड ब्लू तो हम लगाते हैं, दो तार लगाया बल्ब जला दिया, लेकिन जो कंपनी से जो चीजें आती हैं, जो तार होते हैं, एक शेल के अंदर तार तीन होते हैं। जब भी आप छीलोगे, बाहर वाला काला वाला जो कवर होता है या व्हाइट कलर कवर होता है तार का, उसको छीलोगे तो तीन तार आपको दिखाई देंगे, रेड ब्लू एंड ग्रीन। तो आपको ये समझ जाना चाहिए वो स्टैंडर्ड वायर है, ठीक है, उसमें अर्थिंग दिया जाता है। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है कि आपका विद्युत फ्यूज और दूसरा है भू संपर्क तार, इसको अर्थिंग के नाम से जाना जाता है, ये ग्रीन कलर की होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज एंड अर्थिंग आर टू सेफ्टी मेजर्स कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड अप्लायंसेस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, यानी अभी अभी पूछा था उसने वही बात, थोड़ा सा वहां पे केवल अंगूठे का अंगूठा किसका जो प्रतीक है या फिर क्या सिंबलाइज करता है वो पूछा था। और यहाँ पर जो है आपसे लेफ्ट हैंड थंब रूल का जो है फुल टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट, तो आपको थोड़ा सा राइट करना है कि ये कैसे फाइंड करता है डायरेक्शंस को। तो तीनों डायरेक्शंस कैसे फाइंड होते हैं वो बताते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हस्त के नियम में कहा गया है, यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तर्जनी मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत व्यवस्थित करें, यानी लंबवत का मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है, 90 डिग्री, सब आपस में जो भी होंगे वो 90 डिग्री होंगे। तो यहाँ पे 90 डिग्री होंगे, तो अंगूठा जो है चुंबकीय बल की दिशा दिखाएगा, ध्यान रखना, चुंबकीय अंगूठा जो है वो चुंबकीय बल की दिशा दिखाएगा। उसके अलावा जो तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाएगी, और उसके अलावा जो है आपका मध्यमा, वो उंगली जो है आपकी धारा की दिशा बताएगी, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की दिशा बताएगी। ये चीज अब आप यहाँ पर, इसमें आपसे नहीं पूछा है कि आप डायग्राम बनाओ, डायग्राम मैंने जानबूझ के यहाँ पे दिया है ताकि आप इससे डायरेक्ट जो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है इसको थोड़ा समझ जाओ। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल स्टेट that if we arrange our thumb, forefinger and middle finger of the left hand perpendicular to each other, then the thumb points toward the direction of the magnetic force, ध्यान रखना, and the forefinger points towards the direction of the magnetic field, again द मिडल फिंगर पॉइंट्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो यहाँ पर आप वही चीज देख रहे हैं, मिडल फिंगर जो है ये डायरेक्शन ऑफ करंट दिखा रहा है। इसके अलावा जो यहाँ पर आप देख रहे हैं फोर फिंगर, ये आपको दे रहा है मैग्नेटिक फील्ड, और इसके बाद में आपका जो ये दे रहा है ये मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन जो है देखने को मिल रहा है आपको। तो यहाँ पर जो है थंब किसका डायरेक्शन दे रहा है, मैग्नेटिक फोर्स का। तो यही चीज आपको मैंने पहले भी दिखाई थी, अब आपको ज्यादा क्लियर हो गया होगा दोबारा देखने पे। नेक्स्ट जो पार्ट है, अगर आप इस वीडियो को पूरा याद करना चाहते हैं तो इस वीडियो को दोबारा एक बार सुन लेना, आपको जो आंसर है सारे याद हो जाएंगे। 15 नंबर जो क्वेश्चन है, दिए गए विद्युत परिपथ में परिणामी प्रतिरोध कितना है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आपको बताना है इस सर्किट का। यहाँ पे सर्किट आप देख रहे हैं जो कि आपको सीरीज में दिखाई दे रही है, यानी कि श्रेणी क्रम में है। अगर हम श्रेणी क्रम की बात करें, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं इसको सीरीज की बात करें, तो इसमें क्या होता है, हमारा जो रेजिस्टेंस होता है, या हम बोल सकते हैं रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो होता है, जिसको हम आर डैश भी बोलते हैं, कई लोग इसको आर डैश लिखते हैं, या कई लोग जो आर रिजल्टेंट ऐसे लिख देते हैं। तो आपका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होता है, R1 प्लस R2, जब श्रेणी क्रम में हो, डैश डैश प्लस डैश 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 डैश। हमारे पास एक रेजिस्टेंस R1 है, दूसरा हमारे पास में R2 है। अब हमारे कोई दिक्कत नहीं है, जब R1 R2 है, हमारे को फॉर्मूला पता है, तो इक्वल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R1 2 है, R2 2 है, देन ये इक्वल टू 4 हो जाएगा, 4 ओम। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि दिया गया परिपथ में हमारा जो है रेजिस्टेंस वो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, इसलिए जो तुल्य प्रतिरोध यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो R1 प्लस R2 इस तरह से होगा, और उसके बाद में 2 प्लस 2 ओम। आप लिख सकते हो कि R1 इक्वल्स टू 2 ओम, R2 इक्वल्स टू 2 ओम, देन 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 4 ओम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया आपसे ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत और अनवीनीकरण स्रोत की परिभाषा आपको बतानी है। अभी अभी मैंने बताया था, आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब किया था, दोबारा डिस्क्राइब कर लेते हैं।
डिफाइन करना है रिन्यूएबल सोर्सेस और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस की बात। तो यहाँ पर देखिए पहला है नवीनीकरण की बात कर लेते हैं। ऐसे ऊर्जा स्रोत जो प्रकृति में निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं तथा कभी समाप्त नहीं होते। अभी जैसे मैंने बताया था जो भी ऊर्जा है जब जब भी समाप्त नहीं होगी वो सारी नवीनीकरण मानी जाती है, तो उन्हें ही हम नवीनीकरण स्रोत कहते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जल ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, सागरीय तापीय ऊर्जा, ये सारे के सारे। अनवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत की बात करें तो ऐसा ऊर्जा के स्रोत जिनका भंडार सीमित है तथा ये स्रोत जो है समय के साथ साथ समाप्त होते जाते हैं यानी कम होते जाते हैं, उन्हें अनवीनीकरण स्रोत ऊर्जा स्रोत कहते हैं, जो कि कोयला हो सकता है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस इत्यादि हैं। इसको हमने इंग्लिश में यहाँ पे लिख दिया है आपका जो है सच एनर्जी सोर्सेज विच आर कंटिन्यूसली जनरेटेड इन नेचर एंड नेवर एंड और कॉल्ड रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। एग्जाम्पल ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट जो है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, तो यहाँ पर जो है आपका एनर्जी सोर्सेज दैट हैव लिमिटेड रिजर्व्स and these sources get depleted over the time are called non-renewable energy sources such as coal, then petroleum, natural gases, etc. नेक्स्ट जो है खंड सा अब स्टार्ट हो चुका है। सारे दो दो नंबर के हमने प्रश्न कर लिया। अब यहाँ पे 3 अंकों के प्रश्न और इसमें आपको टुकड़ों में आंसर देना है। बहुत इजी पेपर बनेगा इस बार का। आपको अगर समझ में आ जाता है ये वीडियो तो आप शायद पेपर बहुत बढ़िया करने वाले हैं, क्योंकि इसमें आपको ज्यादा रामायण नहीं लिखने को बोल रहा है। इसमें बहुत छोटे छोटे प्रश्न है, टुकड़ों में बांटा गया ताकि आप छोटे छोटे आंसर से याद कर पाओ। यहाँ पे पूछा गया वसा युक्त खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता से बचाने का एक उपाय लिखना है, एक उपाय आपको बताना है। और दूसरा जो प्रश्न इसमें पूछा गया CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड जो है आपका, ये हाइड्रोजन से रिएक्ट करके आपको कॉपर और प्लस में वाटर दे रहा है। मैं किस पदार्थ का जो है अपचयन और किसका उपचयन हो रहा है। यहाँ पे इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा हुआ है पहला वाला, व्हाट इज डन टू प्रिवेंट रैंसिडिटी इन द फूड कंटेनिंग फैट्स, जिसमें भी फूड होता है वसा युक्त होती है, जिसमें फैट्स होते हैं, उसको अगर बचाना हो तो क्या करना होगा। और नेक्स्ट जो पार्ट है आपको रिएक्शन तो बता दी, इस रिएक्शन में आपसे पूछ रहा है विच सब्सटेंस बीइंग ऑक्सीडाइज्ड और विच इज रिड्यूस्ड। तो देखिए यहाँ पर पहले समझिए यहाँ पर पैटर्न को कि 1+2 लिखा है, तो 1+2 का मतलब ये हो गया कि वसा युक्त खाद्य पदार्थ बचाने का एक उपाय, यानी कि ये 1 नंबर देगा, ठीक है। और दूसरा प्रश्न जो है वो 2 नंबर का हो गया। अब आपको समझ में आ गया, तो पहले प्रश्न का आंसर समझिए। तो यहाँ पर जो है खाद्य पदार्थों में प्रति ऑक्सीकारक यानी कि जिसको हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट मिलाते हैं, तो जो है विकृत गंधिता से हम उसको बचा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी इन फूड कंटेनिंग फैट्स, ठीक है। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट जो पार्ट है इसका, इसी में पूछा गया आपसे कि आपका ये जो रिएक्शन है इसमें अपचयन और उपचयन किसका हो रहा था। इस अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्राप्त कर रहा है। यहाँ पे आप देखना ध्यान से, यहाँ पे ये हाइड्रोजन अकेला है, लेकिन इधर जाकर जब रिएक्ट हो जा रहा है तो ये ऑक्सीजन गेन कर चुका है, तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ चुका है। तो यहाँ पे जब प्राप्त करता है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है। अपचयन का मतलब क्या है, ऑक्सीडाइज हो रहा है ये, ठीक है। दूसरी चीज कॉपर जो है इसमें ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड जो है ये ऑक्सीजन खो रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, ऑलरेडी मैंने बताया था कॉपर ऑक्साइड है। अब जब ये रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन से तो यहाँ पर जाकर के देखो कॉपर इधर अकेला हो गया और अपने ऑक्साइड को यानी ऑक्सीजन को छोड़ चुका है। तो वही चीज यहाँ पे बताइए कि खो रहा है, इसलिए ये उपचयन अभिक्रिया है, यानी कि रिडक्शन जो है इसका हो रहा है। क्लियर हुआ, तो बीइंग रिड्यूस्ड। तो यहाँ पर यही चीज लिखा है, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन and is being oxidized, the copper oxide is losing oxygen and is being reduced। तो ये इसका आंसर हो गया सिंपल। आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि 2 नंबर प्लस 1 नंबर लेने के लिए किस तरह से आपको लिखना होगा। नेक्स्ट पार्ट में और समझ में आएगा, इस तरह के और बहुत प्रश्न मिलेंगे। मैंने यहाँ पे आपको उसी केमिकल रिएक्शन को यहाँ पे लिखा है, देख सकते हो आप, कॉपर ऑक्साइड जो है यहाँ जाके कॉपर बना हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो है हाइड्रोजन के साथ में इस तरफ आते आते ऑक्सीजन जुड़ चुका है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, मानव में अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन का नाम तथा कार्य लिखो और इसकी कमी से होने वाले रोग का नाम लिखो। तो यहाँ पे देखो मानव में अग्नाशय से निकलने वाले हार्मोन का नाम, तो हार्मोन का नाम, ठीक है। फिर इसके बाद में कार्य, तो एक कार्य, ठीक है। इसका कमी से होने वाला रोग, तो आपको ये पूरा का पूरा जो है 3 नंबर का डायरेक्ट पूछ लिया, छोटा छोटा करके टुकड़ों में। क्लियर हुआ, तो यहाँ पर तीनों चीजों को एक एक नंबर देगा। क्लियर हो गया, इसकी कमी से रोग बताना है, कार्य बताना है, हार्मोन बताना है, तो आपको 3 नंबर का क्वेश्चन। सबसे पहला अग्नाशय द्वारा स्त्रावित हार्मोन और उनके कार्य मैं बता देता हूँ। पहले क्वेश्चन को इस तरह से कंप्लीट कर देंगे। इंसुलिन जो है रक्त में शर्करा को ये कम करता है, ठीक है। इसके बाद में ग्लूकेगॉन जो है ये क्या करता है, इस इंसुलिन के विपरीत कार्य करता है, ये कम करता है, तो इसका मतलब क्या है, ये ज्यादा करता है, यानी कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने को उत्तेजित करता है, यानी कि ज्यादा करने की कोशिश करता है। तो एक कम मतलब एक कम करता है और एक ज्यादा करता है, दोनों ही चाहिए, क्योंकि हमारा कब ज्यादा हो जाए कब कम हो जाए तो उसको मेंटेन करने के लिए दोनों काम करते हैं। और इन दोनों को मेंटेन करवाता कौन है, इसको बोलते हैं सोमाटोस्टिन। तो ये जो है आपका यहाँ पर यह संतुलन इंसुलिन और ग्लूकेगॉन के कार्य को नियंत्रित करता है, ठीक है। ये समझ में आ गया, तो इन दोनों के ऊपर वाले दोनों के कार्य को ये नियंत्रित करता है, मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका इंसुलिन जो है लोवर्स करता है, इस शुगर लेवल जो होता है ब्लड में उसको लो करता है, और ग्लूकागोन जो है ये क्या करता है, ग्लूकागोन जो है ये आपका अपोजिट एक्ट करता है, जैसे इंसुलिन जो होता है ना उसमें उल्टा होता है, यहाँ पे कम होता है, तो इसमें क्या करता है, ये एक्साइट करता है ग्लूकोज बनाने के लिए। और जो आपका लास्ट होता है तीसरा हार्मोन जो होता है सोमाटोस्टाटिन, तो सोमाटोस्टाटिन जो है ये रेगुलेट करता है इनके एक्शंस को, इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों को, ठीक है, इनके एक्शंस को रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसका एक और पार्ट बचा हुआ था, इससे होने वाली कमी का वाले रोग का नाम बताना है, तो हमारे को होता है डायबिटीज, यानी कि मधुमेह रोग जो है इससे होता है, इसकी कमी से क्या होता है, डायबिटीज होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया मानव में लिंग निर्धारण को समझाइए और इसका आरेख भी चित्र भी बनाइए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 2+1, यानी कि आपको समझाने का 2 नंबर और चित्र बनाने का 1 नंबर मिलने वाला है। तो मानव में लिंग निर्धारण बहुत ईजी डेफिनेशन है, देखो छोटा सा इतना ही लिखना है आपको यहाँ पर, बस आपका ये हो गया आंसर, ठीक है, और ये है इंग्लिश मीडियम के लिए, ये इनका आंसर हो गया। तो देखो नर और मादा युग्मनज के द्वारा युग्मकों का जो है निर्माण होता है। नर में जो है वो एक्स और वाई दोनों युग्मक, ठीक है, होते हैं, और मादा में केवल एक्स युग्मित जो है युग्मन जो है वो निर्मित होते हैं। नर के एक्स युग्मक जो है जब मादा के एक्स, यानी कि दोनों क्या है, सेम है, एक्स एक्स युग्मक के साथ संयलित होते हैं तो क्या होता है, मादा संतति का निर्माण होता है। और जब नर के वाई युग्मक, यानी कि नर के पास क्या था, एक एक्स था और एक वाई था, तो एक्स से एक्स जुड़ा तो आपका संतति मादा हुई। अब ये वाई से मादा के पास तो एक्स ही है, तो एक्स जुड़ेगा तो आपका यहाँ पर जो संलयित होगा तो यहाँ पे नर संतति का निर्माण होगा, यानी कि एक्स प्लस एक्स होगा तो आपका यहाँ पे जो है मादा होगा, ठीक है। अगर एक्स प्लस वाई हो गया तो आपका नर नर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अतः मानव में निषेचन के फलस्वरूप 50% जो है मादा संतति और 50% नर संतति होने की संभावना है। सिंपल सी बात है, दोनों ही कंडीशन में आपको 50% के चांसेस मिल रहे हैं। इस प्रकार लिंग निर्धारण में नर के वाई गुणसूत्र या नर के युग्मक की महत्वपूर्ण भूमिका है। एक्स और वाई की, देखो मादा के पास एक्स और एक्स है और नर के पास एक्स और वाई है, तो हमारे एक्स वाई की मेन भूमिका होती है। ये अगर जिससे भी इसके किसी एक्स से, इससे एक्स से अगर वाई मिलता है तो भी आपकी जो है मादा नर होगा, ठीक है। या फिर यही वाई इस दूसरे वाले एक्स से मिलता तो भी आपका नर होता। एक्स वाई मिलेंगे तो नर होंगे, लेकिन यहाँ पर अब दो एक्स है, अब ये एक्स चाहे इससे मिले या इससे मिले, इसको फिर मादा होगा। तो इस तरह से ये चीज़ समझाई गई है, यहाँ पे मैंने इसको इंग्लिश में लिखा है, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, तो गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाई जेमेनोसिस जेमेनो गैमेटो गैमेटोजेनेसिस इन मेल एंड फीमेल। एक्स एंड वाई गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन मेल एंड ओनली एक्स। अब देखो यहाँ पे सीधा सीधा बोल दिया कि मेल में जो है एक्स और वाई गेमेट्स जो है प्रोड्यूस होते हैं, और यहाँ पर बोला है कि एक्स गेमेट्स जो हैं वो आपके प्रोड्यूस होते हैं फीमेल में केवल, ठीक है ना। तो उसी चीज को मैंने यहाँ पे हिंदी में समझाया, व्हेन एक्स गेमेट्स ऑफ मेल फ्यूज विद द एक्स गेमेट ऑफ फीमेल, ए फीमेल ऑफ स्प्रिंग इज फॉर्म्ड, and when Y gametes of a male fuse with the X gametes of a female, a male offspring is formed। तो यहाँ पे मेल बनेगा जब X और Y फ्यूज होंगे, और जब XX फ्यूज होगा तो फीमेल बनेगा। यही चीज हमने ऊपर बात करी, और उसके बाद वही 50% आप लिख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसका डायग्राम जो है आसानी से आप समझ सकते हैं। यहाँ पे नर के देखिए X और Y हैं, यहाँ पर मादा के XX हैं, ठीक है, इनको आप मिला सकते हैं। इस x को आप इसके किसी भी x से मिलाइए, देख सकते हैं आप, ये इसका x ले लिया हमने, ये मादा के ये x है, ठीक है। ये मादा के x जो है ये आगे ट्रेवल करा रहे हैं और ये पहुंचा इसके पास में, ये किसका है, नर का x है। अब इससे x से x दोनों x है तो x बना। अब इसी से हमने ये वाला x मादा का दूसरा वाला x लिया, ठीक है, अब ध्यान रखना। और इसी x से फिर हमने पहले तो ये वाला x लिया था, इसी x से कराया, फिर दूसरा वाला x लेके इसी से कराया, तो भी क्या मिला, सेम चीज। जैसे जैसे दोनों क्रॉस हो रहे हैं हमको सेम चीज रिजल्ट मिल रहे हैं, यानी कि दोनों क्या है, मादा भ्रूण है। यहाँ पर अगर हम y की बात करते हैं, यहाँ से अगर y ले लेते हैं, ठीक है, इसका पहला x लेते हैं y का, ठीक है, तो इस y का अगर ये वाला x मैंने नीचे उतारा तो इसका x तो मिला, और यहाँ पे y मिला तो xy बन गया। इसी तरह से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर इसका x यहाँ से एक दूसरा वाला x लूँ तो यहाँ पर x बन गया, और यहाँ से इसका y लिया तो ये y बन गया। तो इस तरह से नर भ्रूण बनेगा। तो यहाँ पे 50-50 चांसेस आपको देखने को मिल रहे हैं, 50% नर और 50% मादा। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस काम आता है, तो भैया उसका नाम है कॉन्वेक्स लेंस, जिसको हम उत्तल लेंस के नाम से जानते हैं। विच लेंस इज यूज टू रिमूव फॉर साइटनेस डिफेक्ट ऑफ विजन, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा, व्हाई द सन अपीयर रेडिश एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखता है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। बहुत ही देखो, इसका 1 नंबर का आंसर पूछा तो 1 नंबर का आंसर देखो कितना छोटा सा, 2 नंबर का पूछा तो 2 नंबर का कितना आंसर, इतना सा, बस 2 लाइन का। तो देखो सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य क्षितिज के निकट, यानी कि बहुत ही एंड में होता है। क्षितिज मतलब किनारा, क्षितिज का क्या मतलब होता है, किनारे पे होता है, ठीक है।
बहुत ही क्षितिज के निकट होता है, इसलिए सूर्य के प्रकाश को शुद्ध घने वातावरण से गुजरना पड़ता है। बहुत दूर होता है तो हमारी आंखों तक आने में उसको बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो बहुत सारे वातावरण से वो शुद्ध घने वातावरण से गुजरता है। परिणाम स्वरूप सभी रंग जो है लाल की तुलना में अधिक प्रकीर्णन से गुजरते हैं, ठीक है। अर्थात लाल रंग सबसे कम बिखरता है, इसलिए सूर्य अस्त और सूर्योदय के समय जो है सूर्य का रंग जो है लाल दिखाई देता है, क्योंकि लाल रंग सबसे कम बिखरता है, वो बिखर के इधर खत्म नहीं होता। बाकी दूसरे भी रंग जितने भी हैं वो अधिक परिकीर्णन से गुजरते हैं, बहुत ज्यादा बिखर जाते हैं। अब देखो यहाँ पर द सन इज near the horizon at the time of sunset and sunrise, so sunlight has to travel through pure thickened atmosphere. As a result, all colors undergo large scattering at compared to red color, i.e. यानी कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रेड कलर स्कैटर्स लीस्ट, मीन्स जो है ये बोल रहा है कि जो रेड कलर है वो बहुत ही कम फैलता है, इसीलिए हैंस द सन अपीयर्स रेड इज एट द टाइम ऑफ सनसेट एंड सनराइज। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, डी सेक्शन स्टार्ट हो गया। यहाँ पर हमारे 3 अंक के प्रश्न सारे खत्म हो गए। अब हम 4 अंकों के प्रश्नों की बात करेंगे। देखिए 4 अंक के भी प्रश्न कैसे टुकड़ों में पूछा है, पहले 2 अंक के पूछेगा, फिर 1 अंक का, फिर 1 अंक का, यानी कि पहला प्रश्न जो आपको 2 अंक देगा, दूसरा प्रश्न 1 अंक और तीसरा प्रश्न 1 अंक। क्लियर हुआ? तो इस तरह से आपका ये 4 अंक बन गए। तो इसीलिए मैंने कहा था कि जो है इसमें बड़े बड़े आंसर्स लिखने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही पूछे गए हैं। तो ये फॉर्मेट आपको समझ में आ गया होगा, तो अब आप एग्जाम अच्छे तरीके से दे पाएंगे। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र व कोई एक उपयोग जो है आपको लिखना है। मैंने विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र के साथ में इसके 4-5 उपयोग लिखे हैं ताकि आप लोग अच्छे तरीके से याद कर पाए। आपको लिखना केवल एक ही है, ये ध्यान रखना है। क्लियर हुआ? जो ये पूछे उससे ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। एग्जामिनर के पास आपके फालतू चीजें पढ़ने का टाइम नहीं है, चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, जितना पूछा जाए उतना ही लिखना है आपको। तो विरंजक चूर्ण जो है हम उसको बोलते हैं CaSO Cl2, ठीक है। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला हो गया, रासायनिक सूत्र हो गया। इसका उपयोग बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर जो है इसके उपयोग है जो हम बोल सकते हैं क्या क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, इसका ब्लीच का उपयोग जो है कहाँ पे करते हैं, सूती कपड़ा में। उसके अलावा जो है उद्योग में, लिनन लॉन्ड्री में ब्लीच के लिए जो कपड़े को धोने के लिए जो उपयोग किया जाता है ये उसमें शामिल है। उसके अलावा इसका उपयोग जो रासायनिक उद्योग में ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग पानी को सूक्ष्म जीवों से मुक्त और रोगाणुरोधी भी बनाने में किया जाता है। उसका उपयोग जो है क्लोरोफॉर्म के निर्माण में भी किया जाता है। तो इस तरह से 4 जो है आप आंसर लिख सकते हैं। इसके चारों में से केवल एक ही लिखना है आपको, कोई भी। और भी बहुत सारे हैं। और द केमिकल फार्मूला ये इंग्लिश मीडियम के लिए है, मैंने वही चीज़ है CaCl2। इसके बाद में यहाँ पर यूजेस जो है आपको बता दिया मैंने, जो चीज़ ऊपर बताई है वही चीज़ मैंने नीचे लिखी है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, आप आराम से इसको पढ़ के थोड़ा सा प्रिपेयर करें। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो, अच्छा यहाँ पे देखो आपसे क्या पूछा गया, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र और एक उपयोग, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको ये कितना 1 नंबर का ही दिया, ठीक है। इसमें इसमें देखो ये वाले प्रश्न में सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन ये 2 नंबर का है, बी पार्ट 1 नंबर का है, सी पार्ट भी 1 नंबर का है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखते रहेंगे और यहाँ पे समझते रहेंगे। तो यहाँ पे इंग्लिश में क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, कोई इशू तो नहीं है। अब आगे बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में है तो सॉल्यूशन तो आपको मिल रहा है, आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ बी पार्ट जो है इसमें पूछा गया बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बताना है, तो वो होता है आपका Na कैपिटल H लिखना है, फिर C भी कैपिटल होगा, फिर O भी कैपिटल होगा, लेकिन ये 3 छोटा हो जाएगा, ठीक है, NaHCO3। इसके बाद जो है आपका इसके इस्तेमाल क्या क्या हो सकते हैं, पेट में एसिडिटी को कम करता है, इसके अलावा एंटासिड के रूप में कार्य करता है, और अग्निशमक यंत्रों में भी काम लिया जाता है, कीटनाशक के रूप में इसका उपयोग करते हैं, सौंदर्य प्रसाधन जो भी बोलते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह के में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में सी पार्ट जो है इसकी बात कर लेते हैं। सी पार्ट जो है अम्ल तथा क्षार में कोई अंतर बताने हैं, तो बहुत सारे अंतर हैं। अम्ल जो है इसमें क्या होता है, जलीय विलयन में घोलने के पश्चात में जो H+ आयन देते हैं, और ये जो आपके जो क्षार होंगे ये OH यानी कि ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो है इसका अम्ल का जो मान हमेशा 7 से कम रहेगा और क्षार का मान हमेशा 7 से अधिक रहेगा। अम्ल जो है स्वाद में खट्टा होगा और जो है ये कसौला होगा, थोड़ा साबुन की तरह होगा। और इसमें अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को लाल करता है और क्षार जो है लाल लिटमस पेपर को नीला करता है, ठीक है। यही चीज़ मैंने नीचे बताई है, कोई भी इसमें इशू नहीं होना चाहिए आपको। नेक्स्ट पार्ट जो है इसके अथवा पार्ट, हाँ यहाँ पे मैं बता दूं 21, 22, 23 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आपको अथवा देखने को मिलने वाले हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपका 21 नंबर है, तो इनमें आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे एग्जाम में भी, तो आप चाहें तो ऊपर वाला करते या फिर ये कर सकते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित को सुमेलित करना है आपको। तो चलिए, इसको सुमेलित का मतलब है इसको मैच करना है आपको। मैच करने के लिए सिंपली आपको बस देखना है ऑप्शन की सही कौन सा होगा, बस उसको मैच करके आमने सामने लिख देना कि ए का ये होगा, बी का वो होगा। मैं यहाँ पे आपको केवल मैच करके बता रहा हूँ ताकि आपको पता रहे। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हमारा होता है सिट्रिक अम्ल, ठीक है। आंवला में कौन सा होता है, तो आंवला में होता है आपका एस्कॉर्बिक अम्ल, तो यहाँ पर बी का सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटल का डंक जो होता है वो उसमें मेथनोइक अम्ल होता है, और इमली में कौन सा होता है, तो टार्ट्रिक अम्ल होता है, तो डी का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये ऑप्शन मैच कर देने हैं। इंग्लिश में भी यही मैच करने हैं आपको। जो फर्स्ट है वो आपका ऑरेंज जो है सिट्रिक अम्ल से, सिट्रिक एसिड से हो जाएगा। आंवला जो है उसमें आपका
एस्कॉर्बिक एसिड आ जाएगा, उसके बाद में नेटल स्टिंग जो है इसमें मैथनोइक एसिड आ जाएगा, और टर्मिनेंट में आपका आ जाएगा टार्ट्रिक एसिड। नेक्स्ट जो पार्ट है इसका बी पार्ट देखिए आप, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र व दो उपयोग लिखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले रासायनिक सूत्र लिख दिया Na2CO3, Na2 देन CO3 देन 10H2O, ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने Na2CO3 इंटू 10H2O, ये इसका रासायनिक सूत्र। और उपयोग जो है यहाँ पे ये कागज, कपड़ा, साबुन, डिटर्जेंट उद्योग में होता है। इसका उपयोग पानी की कठोरता कम करने के लिए होता है। इसका उपयोग कांच के निर्माण में भी किया जाता है, लॉन्ड्री में भी इसका महत्वपूर्ण एक एजेंट के रूप में काम माना जाता है। तो ये सारे उपयोग हैं, इसमें दो ही लिखने हैं तो दो ही लिखना है, आपको ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ पे इंग्लिश में मैंने बता दिया, फॉर्मूला वही रहेगा, बस यहाँ पे यूजेस जो है मैंने इंग्लिश में लिख दिया, यही चीज़ें हैं जो इंग्लिश में लिखी गई हैं। इसके बाद जो है आपका मानव में उत्सर्जन किसे कहते हैं, और मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है आपको, और मानव में अपोहन डायलिसिस क्रिया को समझाइए। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन तो आपको मिलेगा देखने को, पहला क्वेश्चन जो है आपको पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है आपको एक नंबर अगर हम कह सकते हैं, अच्छा आपको ये टुकड़ों में दिया है, क्वेश्चन तो दो ही दिए हैं, यहाँ पर तीन नहीं है। लेकिन देखो यहाँ पर क्या है 1+2, तो यहाँ पर आपका जो है 1+2 है, और नीचे वाला जो है बी वाला वो एक पार्ट है एक नंबर का। इस तरह से ये क्वेश्चन दिया गया है। अब देखिए सबसे पहले शरीर से अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालने के प्रक्रम को ही हम उत्सर्जन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सर्जन। तो ये हमारा ये आंसर हो गया, एक नंबर यहाँ से मिल गया। दूसरे नंबर पे हमें तंत्र का जो है नामांकित चित्र बनाना है। तो इस तरह से तंत्र का नामांकित चित्र तो आपको याद होगा, नहीं है तो यहाँ से डायग्राम से याद कर सकते हैं, बुक से याद कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको डायग्राम बनाना है, कलरफुल ना बनाए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको स्केच सीधा सीधा खींच करके और उनके नाम लिख देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें और क्या पूछा है आपसे, डायलिसिस मैकेनिज्म को समझाना है, जो कि एक नंबर का ये पूछा गया है। तो डायलिसिस बता देते हैं क्या होता है। तो डायलिसिस शरीर से अपशिष्ट तथा अतिरिक्त तरल पदार्थ को खत्म करने का एक कृत्रिम तरीका है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आंसर हो गया, डायलिसिस एन आर्टिफिशियल वे टू एलिमिनेट वेस्ट एंड एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी। नेक्स्ट पार्ट अथवा, अब इसका इसमें भी आपको अथवा मिलेगा, मैंने जैसे बताया है। इसके बाद आपका जो पहला अथवा में प्रश्न, आप चाहें तो ये करते जो अभी हमने करा, या फिर आपको ये सरल लगता तो ये करते, इसीलिए कहा जाता है क्वेश्चन पेपर एक बार जरूर पढ़ लें। तो मानव में भोजन का पाचन किसे कहते हैं, और पाचन तंत्र का चित्र बनाना है, और भोजन में लार जो है उसका एक कार्य बताना है, एक कार्य, पहला क्वेश्चन। और इंग्लिश में क्वेश्चन तो है यहाँ पर। तो यहाँ पर वह प्रक्रिया जिसमें पाचक एंजाइम हाइड्रो, देखना देखना, हाइड्रोलीटिक एंजाइम्स बोलते हैं, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, देखते ही एग्जामिनर समझेगा आपने सही लिखा है। वह प्रक्रिया जिसमें पाचक एंजाइम हाइड्रोलीटिक एंजाइम्स जो है उन जिनको कहते हैं की सहायता से भोजन को जटिल से सरल रूप में परिवर्तित कर देते हैं, और वही जो है हमारी पाचन कहलाती है, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल सा डेफिनेशन इसका। और यहाँ पर जो है हम इसको इंग्लिश में, द प्रोसेस इन विच फूड इज कन्वर्टेड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपलर फॉर्म विद द हेल्प ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम्स, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम इज कॉल्ड डाइजेशन। अब इसका जो है डायग्राम आप बना देंगे, बुक से इस तरह का डायग्राम आप बना देना, ठीक है। तो ये बुक है, आप बुक में भी डायग्राम है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो डायग्राम मैंने बनाया है इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा छोटा कर दूँ ताकि आप इसको बना सकें। तो इस तरह से ये डायग्राम है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। इसके दूसरे पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है, लार के महत्वपूर्ण काम आपको बताने हैं। दूसरे पार्ट में पूछा गया, तो मुंह में लार ग्रंथियों से लार निकलकर चबाए हुए भोजन में मिलकर के इसे जो है चिकना और लसलसा बना देती हैं, जिससे ये भोजन नली में जो है आसानी से फिसल जाती है, यानी कि अंदर चली जाती है, ठीक है। और दूसरा भी मैंने लिख दिया यहाँ पे, लार में उपस्थित एंजाइम जो है एमाइलेज मंड के जटिल, मंड मतलब क्या होता है आपके शर्करा, ठीक है ना, अब ये पता चल जाएगा इंग्लिश में पढ़ेंगे तो अणुओं को शर्करा में खंडित कर देती है, जो मंड की अपेक्षा काफी सरल अणु होते हैं, और इस तरह लार जो है भोजन के पाचन में अहम भूमिका निभाता है। सरल कर देते हैं तो ये आसान हो जाता है। सलाइवा रिलीजेस from the salivary glands located in the mouth mixes with the chewed food, makes it smooth and sticky so that it can easily slip into the esophagus। और जो आपका नेक्स्ट है इसमें क्या पूछा गया है, देखो इसमें क्या बताया गया था, एंजाइम एमाइल इज प्रेजेंट इन सलाइवा ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ऑफ स्टार्च इनटू सुगर विच आर मच सिंपलर मॉलिक्यूल देन स्टार्च। इन दिस वे सलाइवा प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ द फूड। तो ये आपका स्टार्च है मड, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे देखिए अवतल दर्पण 23वां प्रश्न है, इसमें आपका 21 और 22 में अथवा देखने को मिला था। 23वां प्रश्न, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाओ जब बिंदु आपका जो है फोकस पे, वस्तु जो है फोकस पे बोला है, तो फोकस पे होगा, फोकस से एक रेज जाएगी सीधा सीधा मिरर से टकराएगी। अगर जो रे जो है ये आपके एक्सिस के पैरेलल होती है, मुख्य अक्ष यानी कि जो है आपके
प्रिंसिपल एक्सिस के जो है ये क्या होगी, पैरेलल होगी, समानांतर होगी, तो ये मिरर से टकरा करके फिर फोकस से ही पास होगी। ये चीज़ ध्यान रखना। इसका वीडियो मैंने अलग से बनाया है कि कौन सी चीज़ कैसे बनती है, सारी रेस समझा दी हैं, कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों मिरर के। तो उन रेस की वीडियो देख लेना, और नहीं मिलेगी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम आपको लिंक दे देंगे। तो ये आप रेस वाला जो डायग्राम इस तरह से बना देंगे। इसका जो पूरा आपको डिटेल समझनी है तो केवल इस डायग्राम से आपका काम नहीं चलने वाला, पूरा वीडियो समझना पड़ेगा। तो वो वीडियो आपका बना दिया गया, इसी पार्ट के लिए स्पेशल वीडियो बनाया गया था वो। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आपसे रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में जो है अंतर पूछा गया है, यानी कि आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा जो है उल्टा बनेगा, ये हमेशा ये ध्यान रखना। वास्तविक होगा तो उल्टा होगा और आभासी होगा तो सीधा होगा, ये चीज़ याद ध्यान रखना। उसके अलावा जो है वास्तविक प्रतिबिंब तब बनती है जब प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद में वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती है, तब जाके वास्तविक बनेगा, यानी कि खुद मिलनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद में ये इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में, और ये हम मिलाएंगे बाद में, हम मानेंगे कि ये मिल रही है, तो ये हो जाएगी हमारी वर्चुअल, ठीक है। लेकिन अगर ये खुद ही जाके कहीं कट जाती है आपस में, आपको दिखाई देती है कि ये गई और ये गई, यहाँ से कट गई, तो इसको बोलते हैं आपका रियल, अपने आप कट गई। और दूसरा जो यहाँ पे देखो सकते हो, जबकि एक आभासी प्रतिबिंब तब बनती है जब प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती हुई दिखाई देती हैं लेकिन मिलती नहीं है, ठीक है। ये मिल जाएगी और वो मिलती हुई दिखाई देंगे, ऐसा लगेगा कि हाँ कहीं ना कहीं जाके मिलेंगी, या फिर हम उसको जबरदस्ती मिलाएंगे बैक की साइड में फॉरवर्ड करके। तो इसी क्वेश्चन का आंसर हमने यहाँ पे लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अथवा पार्ट में। हाँ, इसमें मैंने बताया था 21, 22, 23 में आपको अथवा देखने को मिलेगा। उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख जो अब अनंत पर है वस्तु, तो अनंत पे है, बहुत सारी किरणें आती हैं अनंत से पैरेलल। और जो भी आपको पता है पैरेलल जितने भी, अभी मैंने बताया कि जो भी आपके मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस के जितनी पैरेलल यानी समानांतर होंगी, वो सारी की सारी कहाँ से पास होती हैं, तो फोकस से। अब ये मिरर से टकराने के बाद क्या हो रही है, बैक चली जा रही है, लेकिन अब जा करके मिलेगी तो नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको धीरे धीरे फोकस की तरफ ऐसे ऐसे पास होगी कि लगेगा कि ये फोकस से ही गुजर रही थी, यानी कि ये इस तरह से इधर से आ रही थी और जा करके सीधी गुजर गई, ऐसा लगेगा। और इसी तरह से ये दूसरी रे भी आपकी आ रही है, तो यहाँ पे टकराने के बाद में ये इस तरह से वापस रिफ्लेक्ट हो रही है, ये सीधा सीधा ऐसा लग रहा है कि फोकस से कहीं से आ रही होगी, पीछे से आ रही होगी इस तरह से। तो इस तरह का डायग्राम मैंने समझाया हुआ है, तो उसको जरूर समझ लेना। तो ये हो गया आपका अनंत पे हो। और उसके बाद में बी पार्ट में आपसे पूछा गया है लेंस और मिरर के बीच में डिफरेंस पूछा गया है, ठीक है। दर्पण और लेंस के बीच में अंतर पूछा गया है। तो देख सकते हैं आप, दर्पण ये रहा और लेंस ये रहा। यह परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है दर्पण, और लेंस जो है आपका अपवर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन पे काम करता है मिरर, और लेंस करता है रिफ्रैक्शन पे काम। यहाँ पर जो है दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, समतल, उत्तल और अवतल, और जबकि लेंस 2 प्रकार के होते हैं, एक अवतल लेंस और एक उत्तल लेंस। इस तरह से हम जो है इसका आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट पार्ट की बात करें, अच्छा ये आपका, हाँ सॉरी, 23 क्वेश्चंस थे, और इसी में केवल आपके जो है 21, 22, 23 में ही केवल आने वाले थे और अथवा, यानी कि आपको एग्जाम में मिलेगा तो 21, 22, 23 में ही अथवा मिलेगा। इसके अलावा सारे क्वेश्चंस आपको करने होंगे और इसी तरह से करने होंगे। बहुत आसान पैटर्न है, छोटे छोटे टुकड़ों में क्वेश्चंस पूछे गए हैं ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो। बेसिक्स ज़्यादा पढ़ें, थ्योरी पे ज़्यादा ना जाएं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा और बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। हाफ ईयरली एग्जाम की जरूर तैयारी करें। बेहतरीन तरीके से इस वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उनकी भी मदद हो पाए।